सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। आज का जो वीडियो है ना बच्चों, वो कंप्लीट गाइड होने वाली है CU CET के इन्फॉर्मेशन को लेके कि भाई इतने सारे कन्फ्यूजन्स है ना, तो उसको कैसे क्लैरिफिकेशन, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मोस्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। ओके, कुछ बातें मैंने पहले बोली थी, कुछ चेंजेस हैं बच्चों जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और अभी तक कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आई है बट ये जो मैं आपको गाइडलाइन बता रहा हूँ ये फाइनल एंड फॉरमोस्ट है, इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। अब जो भी आएगा बच्चों फाइनल जो है वो गाइडलाइन आएगा, लेकिन आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आप उसके बेसिस पे अपनी जो है प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। मेरी जितनी भी रिसर्च मैंने की 2-3 दिन की, मैंने अपनी मेहनत जो की उन सबका जो निचोड़ है इस 10 मिनट के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो जो बच्चा जो है CU CET पहले तो जानता ही नहीं है, मैं वहाँ से लेके शुरू करूँगा और आपको मैं लास्ट तक बताऊँगा सिलेबस क्या है, पूरा गाइड, इसमें हर बात बताऊँगा। पेपर कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या सिलेबस आने वाला है, किस तरह का होगा, मेरिट का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सारी बातें तभी तक एप्लीकेबल है अगर बच्चों अगर थर्ड वेव नहीं आती है, क्योंकि अगर थर्ड वेव आ जाती है तो ये एग्ज़ाम कराना किसी के बस का नहीं है राइट नाउ। तो ये एग्ज़ाम आगे की तरफ पोस्टपोन होगा या फिर वो मेरिट पे होगा या फिर हर यूनिवर्सिटी अपना करेगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके 10 मिनट मुझे इस पूरे वीडियो में चाहिए होंगे, लास्ट तक आपको वीडियो को ज़रूर से देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि CU CET का एग्ज़ाम है क्या। जो बच्चे नए हैं, CU CET का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रखा गया है। और बच्चों ये एग्ज़ाम आज का नहीं है, पुराना एग्ज़ाम है, पहले भी होता आया है। पिछले साल भी 14 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस बार जो है, और वो एग्ज़ाम जो 14 यूनिवर्सिटीज़ ने मिल के कराया था, मतलब वो आपस में अपना सिलेबस मिल के बनाते थे और कराते थे सिलेबस, मतलब जो एग्ज़ाम है वो कराते थे। लेकिन 54 यूनिवर्सिटीज़ को इस बार से इंक्लूड करने को बोला गया है, लेकिन 54 में से 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें से एक का नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। उसने कहा है कि भाई वो अपना एग्ज़ाम खुद करवाएगा क्योंकि उसको अभी तक CU CET का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। हैदराबाद का भी मैं आपको जो है, हैदराबाद का और भीमराव अंबेडकर का शायद से मैं सबसे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन में जब अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल के मैंने आपको बता दिया था कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया एग्ज़ाम होने से। तो 54 में से 2 यूनिवर्सिटीज़ को आप माइनस कर दीजिए। 4 स्टेट्स भी हैं जो ये एग्ज़ाम कराने के लिए चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम मतलब कंट्रीब्यूट, मतलब आप चाहते हैं कि वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, उनके भी जो एडमिशन है इसके थ्रू हो। ये तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी चाहें तो अगर अपना एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी चाहें तो इसके बेसिस पे अपना एडमिशन करा सकते हैं। बिल्कुल इसके लिए प्रोविज़न रखा गया है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो एग्ज़ाम है ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का एग्ज़ाम कराती है, JEE का एग्ज़ाम कराती है, आपका जो है लेक्चरशिप का एग्ज़ाम कराती है, वही जो है अब ये वाला एग्ज़ाम इस साल से कराने का प्रपोजल है। लेकिन ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं जब तक ये ना क्लियर हो जाए कि अगला वाला वेव आ जाएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल केसेस जो हैं वो बढ़ते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ MHRD ने और UGC ने आपस में मीटिंग करी थी जिसकी कोई भी मिनट्स जो हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो इसमें से किसी को भी ये बात नहीं पता है कि अंदर अभी तक क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आएगा कुछ कहना मुश्किल है। बट हाँ, ये कहा जा सकता है कि हाँ बच्चों कुछ ना कुछ पक रहा है अंदर। तो उसके बेसिस पे, क्योंकि अगर उन्होंने ये डिसाइड किया होता कि नहीं होगा तो वो जो है क्लियर गाइडलाइंस दे देते, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो जाए या हैदराबाद हो जाए, इन यूनिवर्सिटीज़ को अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, तभी तो उन्होंने जो है अपना डिसीजन खुद का लिया है। इसका मतलब उन्होंने ये गाइडलाइन इवन के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स तक को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो भी अभी तक वेट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इनका कोई जवाब तो आ नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इस एग्ज़ाम में हम अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने लगे हैं और वो अपना जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब IP हो जाए या JNU हो जाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आनी चाहिए थी एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरी तरफ बच्चों अब ये बात समझ हमें आ गई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट हमारा क्या है। एक्सपेक्टेड कब था, मतलब अगर सब कुछ सिनेरियो बिल्कुल ठीक रहे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जुलाई में इसका जो है फॉर्म सेकंड वीक में रिलीज़ हो जाने की उम्मीद थी, जो शेड्यूल थी कि जुलाई में हम इसका फॉर्म रिलीज़ करेंगे। ये जो है ये मुझे लगता है मीटिंग में शायद से डिसाइड हुआ होगा, बट अभी मैंने फिर कहा कि बहुत कुछ पब्लिक नहीं हुआ है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने ये बात बोली होगी। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड जिसको जुलाई में कहा गया है, कुछ लोगों से बात करने के बाद ये मुझे पता चला है, तो जुलाई के मिड में कहीं पे यूनिवर्सिटी के फॉर्म के साथ साथ इसको रिलीज़ करने की बात की गई है। अब यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज़ होगा या CU CET का रिलीज़ होगा, इसमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है CU CET के बेसिस पे करा रहा है तो उसको अपना फॉर्म अलग से रिलीज़ करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है।
हाँ, वो रजिस्ट्रेशंस करवाएगा, वो अलग बात होगी, वो देखते हैं फिर क्या जो है एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बनने में बनता है। ठीक है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में कहीं ना कहीं फॉर्म मिडल में रिलीज हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आप कुछ नया आप समझ सकते हैं कुछ आने वाला है। ठीक है, कुछ जल्दी ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मिल जाने वाली है। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जुलाई के मिड में फॉर्म रिलीज होगा तो एग्जाम कब होगा और कब से जो है वो फिर कॉलेजेस की क्लासेस शुरू होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें 31 अगस्त को जो है एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, यानी उससे पहले पहले सब कुछ होगा। तो मेरी प्रेडिक्शंस ये कह रही हैं कि जुलाई मिड में फॉर्म रिलीज होगा, कुछ 10 से 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगस्त में बच्चों इसका एग्जाम होगा और अगस्त के एंड तक आते आते बीच में काउंसलिंग करके इसकी क्लासेस को शुरू कर दिया जाएगा। ये जो है एकेडमिक कैलेंडर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एकेडमिक कैलेंडर के रिलीज होने से पता चल गया है मुझे। अब बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन कि भैया अगर मान लीजिए मैं बच्चा पॉलिटिकल साइंस का हूँ और मेरे को जो है कॉमर्स करना है या मैं इधर का हूँ मुझे उधर जाना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है कि आप किसी भी कोर्स के हैं आप दूसरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पता हो। प्रॉपर गाइडलाइन मैंने आपको अभी भी कहा कि अभी भी नहीं आई है, लेकिन एक साइंस का बच्चा है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा है, उसका मन कर गया कि वो इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता है, या पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है उसका मन है कुछ और कोर्स करने का, जो उसने मान लीजिए उसने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है और वो उसको अपना करियर आगे बनाना चाहता है, तो उसके लिए बच्चों प्रोविजन रखा गया है। इस पूरे वीडियो में सिलेबस क्या होगा CU CET का उसको जान लीजिए एक बार। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि अंडर ग्रेजुएट के लिए ही एग्जाम होने का इस बार का अभी जो है प्रपोजल है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम के लिए अभी कुछ डाइसी है, क्लैरिफिकेशन फर्दर आएगा, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए काफ़ी हद तक जो है मेरा एनालिसिस जो है वो आपको बता दूं कि 2 पार्ट में बच्चों पेपर होने वाला है। मतलब ये 2 पेपर्स होंगे। जो पहला वाला पेपर है वो सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए होगा, उसका सिलेबस अलग है। जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं या बी वोकेशनल करना चाहते हैं उनका सिलेबस बिल्कुल अलग है। साइंस के बच्चों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। साइंस के बच्चों का जो है A सेक्शन में, देखो सब बच्चों को एक बात क्लियर कर दें कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, चाहे आप साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम है, दोनों के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों में जो है कुछ ऐसे कॉमन पार्ट्स है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चा साइंस का है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइंस के बच्चों का जो है A सेक्शन जो होगा वो 25 क्वेश्चन जो होंगे वो A सेक्शन में होंगे, जिसके अंदर रखे गए हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पार्ट रखा गया है। इंग्लिश रखा गया है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रखा गया है, एनालिटिकल स्किल रखा गया है, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये साइंस के बच्चों का सिलेबस है A पार्ट में, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। जबकि 75 जो क्वेश्चंस होंगे वो जो है डोमेन नॉलेज में रखे गए हैं, यानी कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होगा साइंस के बच्चों के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब बात आती है बच्चों, तीसरा पेपर आपके पास चॉइस रहेगी, या तो आप मैथ्स के थ्रू जाएंगे या बायोलॉजी के थ्रू जाएंगे, यानी या तो आपको मैथ्स ऑप्ट करना पड़ेगा या आपको बायोलॉजी ऑप्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली से आप बच्चों के लिए प्रेफरेबल रहेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिस पे जाएं। और अगर आप जूलॉजी, बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस की तरफ जा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बायोलॉजी की तरफ आप आ जाएंगे। तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, या तो एक मेडिकल वाली साइड होती है, एक नॉन मेडिकल वाली साइड होती है, तो आप इन दोनों में से PCM PCB का कॉम्बिनेशन पड़ेगा, अलोंग विद आपका जो है 25 क्वेश्चन आपके वो रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में 25 क्वेश्चन का तो आपका A सेक्शन हो गया, जो मैंने आपको बताया कि आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये तो आपका हो गया। अपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने शुरू कर दो, ये A पार्ट में हो गया। B पार्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री या तो मैथ्स आएगा या फिर बायोलॉजी आएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन आएगा, यानी 25 25 25। ठीक है, क्वेश्चंस में डिवाइड होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से चलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी नेगेटिव मार्किंग का फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं है, या तो बच्चों माइनस होगा 1/3, नेगेटिव मार्किंग या तो 1/3 होगी या 1/4 होगी, ये भी क्लैरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे जो है साइंस का बच्चा है लेकिन उसको कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना है, या कॉमर्स का बच्चा है उसको कॉमर्स में ही आगे कंटिन्यू करना है, तो उन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल अलग है और उनके लिए सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम है जिसमें उनके सेक्शंस नहीं होंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही पेपर होगा। और मैं आपको एक बार बता दूं, आप नोट कर लीजिए, इंग्लिश होगा उसके अंदर, जनरल नॉलेज है उसके अंदर, जनरल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, एनालिटिकल स्किल है, जनरल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। बच्चों इसके 100 क्वेश्चंस होंगे, सेम 2 आवर का एग्जाम होगा। मैंने आपको बता चुका हूँ कि NTA इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी तक प्रेडिक्शन है कि दोनों मोड में होना चाहिए ये एग्जाम। और
जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है वो नहीं करवा रहा है, जहाँ तक हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये बोला है नहीं करवा रहा है। आगे चल के अगर वो अपना एग्ज़ाम उनके साथ मर्ज होकर कराते हैं तो वो बात बाद में समझ आएगी। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता? जनरल कैटेगरी के बच्चे के अगर मार्क्स 50% से कम है तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं कर सकता, यानी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है। मैंने पहले भी एक बीच में वीडियो बनाया था। मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी 50% है। अगर कोई SC/ST कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी 45% मिनिमम उस बच्चे के भी होने चाहिए। OBC के लिए भी जो है 50% का ही स्केल रखा गया है। और बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर CU/CET होगा या नहीं होगा ये तो अभी सबको पता है कि अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जब तक एक ऑफिशियल गाइडलाइन जब तक नहीं आ जाए, चीज़ें अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, कुछ भी अभी जब तक पब्लिक नहीं है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। काम चीज़ें कर रही हैं, एक्चुअली ये देख रहे हैं कि थर्ड वेव का अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अभी ये डिक्लेयर कर दे और थर्ड वेव आने के बाद वो कैंसिल हो जाए, इसलिए केओस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आपके जो मेरिट के मार्क्स हैं अभी तक का बच्चों, दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि अभी तक पहले क्या जो था अपडेट था कि भाई पहले CU/CET के हम मार्क्स जो हैं वो प्योरली लेंगे। हो सकता है अगले साल से तो यही बात होगी कि आपके जो 12th के मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस साल के लिए, स्पेशली इस ईयर के लिए 12th क्लास के मार्क्स का 50% और CU/CET का 50% को मिला के जो है वो फ्यूज़ करके जो है आपकी रैंकिंग बनेगी। ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं शायद से आई थिंक अभी तक किसी ने ये बात नहीं बताई है कि ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि 50% मेरिट, 50% जो है वो आपका CU/CET, 50% मेरिट्स, 50% CU/CET दोनों मिला के आपकी रैंकिंग का जो है फॉर्मेशन होगा। इसमें पूरी तरह मेरिट या पूरी तरह CU/CET दोनों ही नहीं होने वाले हैं, ठीक है। इस तरह का जो है एक बेसिक प्रपोजल है। ये मैं आपको पहले अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में 1-2 हफ्ते पहले ये वीडियो मैं बना के बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तभी मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिलती रहे। और हम लोग जो है ना बच्चों जुड़े रहेंगे आगे आने वाले समय के लिए भी। जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो उसके बाद में भी बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने तक की बात नहीं है, पूरी कोशिश है एडमिशन हो जाए आप लोगों का और हर बच्चे का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। इसी की हमने कामना रखी है, इसी की हमने विश रखी है कि हर बच्चे का एडमिशन हो, तभी इतनी मेहनत करी जा रही है ना। नहीं तो बच्चों मैं खुद सोचो अपनी क्लासेस को छोड़ के ये सब कुछ काम कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ समय इसमें भी लग रहा होगा। क्लासेस को तो अपना क्लासेस तो 5 बजे तक 5 o'clock तक कॉलेज होता है, उसके बाद में बैठ के कुछ और काम करने होते हैं अपने, उसके बाद रात को बैठ के रिसर्च करता हूँ ताकि इन सब चीज़ों के लिए जो है समय निकाल के। तो मुझे पूरी उम्मीद है आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जो है इसको मुझे बताना कि आपको कितना जो है काम की लग रही है ये वीडियो देख रहे हो। उसी टाइम पर मैं किसी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव भी होऊंगा शायद से, और अगर शेड्यूल मेरा आज का बना रहा तो कई सारे लोग हैं और भी कई सारे लोग हैं जो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं अभी इंटरव्यूज़ के लिए। तो मैं हो सकता है कि मैं और दूसरों के चैनल के ऊपर भी शायद से लाइव आता रहूँगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो जो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू रह गया है, CU/CET को लेके कुछ भी आपको मन में कोई भी कॉर्नर में कन्फ्यूजन रह गया है तो अब कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और अब जब अगला वीडियो CU/CET के ऊपर आएगा तो समझ जाना कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। इंस्टाग्राम की ID भी नीचे आ रही है, सब्सक्राइब करना अगर आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय।